Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is A.K. Gopalan versus State of Madras, AIR 1950 SC 27. In the course of today's video, I'll explain you guys with this particular case law. Firstly, we will be looking at the facts of the case. Secondly, we will be looking at the fact and issue. In the third part, we will cover the arguments from both the advocates. And in the fourth part, we will be looking forward to the judgment of this case. And in the fifth part, we will give our own case analysis in this particular video. Now, without further ado, let's look into the PPT. So now, as you guys can see, we have jumped into the PPT of A.K. Gopalan of the State of Madras, AIR 1950 SC 27. So let's look at the facts of the case. इस पर्टिकुलर केस के अंदर A.K. गोपालन जी जो हैं वो मद्रास स्टेट से बिलोंग करते हुए कम्युनिस्ट लीडर थे. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब इंडिया 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था, जब वो कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम पर A.K. गोपालन जी जो है उनका अरेस्ट हुआ था इन द ईयर 1947. वो बार बार अरेस्ट किए जाते थे, रिलीज किए जाते थे फ्रॉम द ईयर 1947 टू द 1950s. इन दिस पर्टिकुलर टाइम उन्हें कोई प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया था कि उनका अरेस्ट किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब उनको मद्रास के अंदर एक जेल में रखा गया था, स्टेट ऑफ मद्रास ने प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 जो है उसको अप्लाई किया था. बट जब वो जेल में थे तब इस पर्टिकुलर एक्ट को एनफोर्स किया गया था, ना कि जब वो जेल से बाहर थे या जब वो फ्रीली घूम रहे थे तब ये पर्टिकुलर एक्ट को जो है वो एनफोर्स किया गया था. दैट मीन्स दैट वाइल द A.K. गोपालन जी वॉज इन जेल, ये पर्टिकुलर लॉ को एनफोर्स किया गया और उनके ऊपर इस लॉ को एप्लीकेबल भी किया गया. इस पर्टिकुलर चीज के सामने A.K. गोपालन जी ने जो है आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया एंड वहां पे ये चीज आर्ग्यू की दैट प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13, 19, 21 एंड 22 के वायोलेटिव में है, अल्ट्रा वायरस है एंड उसे इलीगल करार दे देना चाहिए. ठीक है, अब समझ लेते हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर इश्यूज कौन कौन से इन्वॉल्व थे. सबसे पहला दैट द प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट जो 1950 में पास किया गया था, क्या वो आर्टिकल 14, 19, 20 एंड 21 के वायोलेटिव में है कि नहीं है. दूसरी चीज कि वेदर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 जो है वो आर्टिकल 22 से के रिलेशन में है या नहीं है, क्या वो आर्टिकल 22 को फॉलो करता है या नहीं करता है. तीसरा कि क्या A.K. गोपालन जी का जो डिटेंशन है वो लॉफुल था कि नहीं था. ये पर्टिकुलर केस जो है ये राइट आफ्टर जैसे ही हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब हमने हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया, ये केस उस टाइम का है. ठीक है, जहाँ पे कोई अमेंडमेंट्स एज ऑफ नाउ किए नहीं गए थे. ठीक है, तो इन सभी तीन चीज़ों के ऊपर अब हम आगे डिस्कशन जो है वो कैरी ऑन करेंगे. अब समझ लेते हैं कि पिटिशनर ने यहाँ पे क्या क्या चीज़ आर्ग्यू की है. सबसे पहला दैट पिटिशनर आर्ग्यूड दैट द प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 वायोलेट सेवरल फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पिटिशनर. कि जहाँ पे किसी एक बंदे का अरेस्ट अगर होता है, उस बंदे को हम इन्फॉर्म भी नहीं करते कि हम किस प्रोविजन ऑफ लॉ के अंदर उसे हम अरेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, कि जिसके अंदर उसका आर्टिकल 21 जो है वायोलेट हो रहा है, आर्टिकल 19(1)(d है वो भी वायोलेट हो रहा है, एज वेल एज हम आर्टिकल 22 के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्लस समवेयर डाउन द लाइन हम उनका आर्टिकल 14 भी वायोलेट कर रहे हैं बिकॉज हम उन्हें इक्वल प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं. ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने यहाँ पे ये आर्ग्यू की दैट आर्टिकल 19(1) एंड आर्टिकल 21 शुड बी रेड टुगेदर. ठीक है, कि जैसे हम अभी एक मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम को फॉलो करते हैं कि जहाँ पे काफी सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, प्लस जुडिशियल एक्टिविज्म का जो कंसेप्ट है वो काफी इवॉल्व है.
इसलिए अभी हमारे पास इतने सारे वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि इसमें अभी कोई किसी भी प्रकार की एम्बिग्विटी नहीं है। किसी भी प्रोविजन ऑफ लॉ के अंदर कोई हिसाब से हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है कि अभी यहाँ पे ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है। ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरप्रिटेड बाय आइदर जुडिशियल सिस्टम और द पार्लियामेंट। यहाँ पे भी पिटिशनर्स ने ये सेम चीज आर्ग्यू की दैट ये जो भी A.K. गोपालन जी के साथ हुआ है दैट वाज इलीगल, ये नहीं होना चाहिए। प्लस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 जो है वो काफी सारे लॉज को वायोलेट कर रहा है, इसे हटा देना चाहिए, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने ये मेनली ये आर्ग्यू किया दैट जो आर्टिकल 21 के अंदर जो वर्डिंग्स मेंशन किए गए हैं दैट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मीनिंग सेम है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो पार्लियामेंट ने कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब ये सेम रहेगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं दैट आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द रेस्पोंडेंट्स। यहां पर रेस्पोंडेंट्स ने ये आर्ग्यू किया दैट counsel and the respondent argued that article 19 and 21 should not be read together and should be read by itself। कि जहां पे आर्टिकल 19 जो है वो दूसरी चीजों के बारे में बात करता है, वो बेसिक राइट्स के बारे में बात करता है, जैसे कि राइट टू मूव फ्रीली हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। वेयरएज आर्टिकल 21 ये चीज के बारे में बात करता है कि आपकी जो फिजिकल लिबर्टी है, आपकी जो लाइफ है वो प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। इन दोनों चीजों को हम एक साथ जो है वो मिक्स नहीं कर सकते। अगर पार्लियामेंट के मेकर्स को आर्टिकल 19 एंड 21 को एक साथ ही इंपोज करवाना था तो वो लोग उन सभी चीजों को एक ही पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर इंक्लूड करते। अगर पार्लियामेंट का यही कहना होता तो आर्टिकल 19 एंड 21 शुड हैव बीन एम्बोज टुगेदर, वो सेपरेटली नहीं दिए जाते। उनका दूसरा कंटेंशन ये था दैट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट किया है दैट हैज टेकन फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। बट जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पे क्या किया है, उस चीज को इंटरप्रेट किया है दैट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से सिमिलर है, जहां पे उन्होंने वो चीज एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड की है। ठीक है, और उन्होंने ये भी समझाया है दैट इन दोनों चीजों का मीनिंग अलग अलग है, वो इंटरप्रेट किया है उन्होंने वहां पे, बट हमारे पार्लियामेंट में ये चीज इंटरप्रेटेड नहीं है। वेयरएज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने ये आर्ग्यू किया दैट जहां पे सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल दोनों राइट्स के बारे में बात की है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर इंडियन जुडिशियल सिस्टम कि ये दोनों चीजों को हम एक साथ जो है वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर सके। उनकी ये दो आर्ग्यूमेंट्स थी, और फर्दर उन्होंने ये सब चीजें भी आर्ग्यू की ऑन टैक्टिकल ग्राउंड्स की ये जो डिटेंशन था A.K. गोपालन जी का दैट वाज लॉफुल, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 जो है वो एक वेल सेटल्ड लॉ है एंड उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस जो है वो ना किए जाएं। ठीक है, Before we move any further, let me give you an overview of our website judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing. Okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. अभी समझ लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से लॉज को जो है इन्वॉल्व किया गया था। फर्स्टली आर्टिकल 13 की, जिसमें लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की है कि जो कोई भी लॉज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो एनफोर्स करती है, अगर वो आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके वायोलेटिव में है, उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो उसे अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाए। आर्टिकल 19 जो है वो कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है एज वेल एज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम। Whereas Article 21 talks about right to life and personal liberty.
एंड आर्टिकल 22 जो है वो अरेस्ट के नॉर्म्स के बारे में बात करता है, ठीक है। तीसरी चीज थी यहाँ पे सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 as well as 5th and 14th amendments of the Constitution of United States of America and Constitution of Japan। इन चारों चीज के ऊपर एडवोकेट्स जो थे, पिटिशन रिस्पॉन्ड दोनों के साइड के, उनकी आर्ग्यूमेंट्स इन चारों चीजों के ऊपर फ्रेम की गई थी। एज वेल एज हमारे पार्लियामेंट्स के उस टाइम के जो कुछ भी रिपोर्ट्स जो थे उनके ऊपर भी रिस्पॉन्डेंट्स ने काफी रिलाय किया था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर केस का जजमेंट क्या निकल के आता है। उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल कानिया सर ने यह बोला था that the word law used in the article 20 of the Constitution of India only means the procedural due process, and since the preventive detention of under which the Gopalan was detained was a valid law, Gopalan's detention was lawful even though the law may violate some of his other fundamental rights such as his right to freedom of movement under Article 19, or the detention was arbitrary under Article 14। यहाँ पे उन्होंने यही बोला था कि उनका जो डिटेंशन हुआ था भले ही वो उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है फिर भी वो लॉफुल है अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। इस पर्टिकुलर केस के अंदर 6 जज की बेंच थी जहां पे जस्टिस हीरालाल ने ये चीज अनाउंस की थी दैट जो कोई भी चीज की वजह से उसका अरेस्ट हुआ है अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ वो वैलिड है, बिकॉज उसके लिए वहां पे एक प्रोविजन लिखा हुआ है। ये जजमेंट एक काफी नैरो सेंस के अंदर दिया गया था। ये आगे जाके हमारे इंडियन जुडिशरी के अंदर काफी क्रिटिसाइज भी हुआ है, बट इसका एक अदर साइड भी है, आइए उससे पहले समझते हैं, ठीक है। डिसेंटिंग ओपिनियन ऑफ जस्टिस फजल अली। जस्टिस फजल अली ने जो ओपिनियन दिया था इस पर्टिकुलर केस के अंदर, जो 5:1 का रेशियो था, कि जहां पे जस्टिस कानिया एंड उनके अलावा और 4 जजेस ने इस ओपिनियन को जजमेंट में कन्वर्ट किया था, वेरेज जस्टिस फजल अली ने ये जजमेंट को अपोज किया था कि आप गलत जजमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। उन्होंने ये बोला था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन की गई है, ठीक है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ को रिलेट की जाए, एज वेल एज आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 जो है उसे हमें एक साथ लेके एक लिबरल व्यू में चलना चाहिए, ना कि एक नैरो माइंडेड सेंस के अंदर कि आर्टिकल 19 अलग है एंड आर्टिकल 21 अलग है। अगर किसी एक बंदे का आर्टिकल 21 जो है वायोलेट हो रहा है तो समवेयर डाउन द लाइन आर्टिकल 19 भी वहां पे वायोलेट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया था आर्टिकल 22 विच डिस्कसेस द प्रोसीजरल राइट्स ऑफ द सेम, कि जहां पे अगर आर्टिकल 22 भी फॉलो नहीं किया जा रहा है दैट ऑल्सो मीन्स कि उसका आर्टिकल 21 भी वायोलेट हुआ है। जस्टिस फजल अली का यही ओपिनियन था दैट जो कोई भी फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर प्रोवाइडेड किए हैं दे शुड को रिलेट विथ ईच अदर, ना कि उस चीजों को हम सेपरेटली माने एंड किसी एक चीज का वायोलेशन तो हम उसके अकॉर्डिंग एक जजमेंट प्रोवाइड करें, ठीक है। ये पर्टिकुलर डिसीजन जो है वो काफी गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया था बाय द आर्टिकल 21, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर जजमेंट ने जो है फ्रीडम्स एंड राइट्स, जो कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास अभी, उन चीजों के ऊपर ज्यादा वेटेज नहीं दिया, उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं था। उनका फोकस खाली ये था दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इज अ लॉफुल एक्ट एंड उसके अंदर जो अरेस्ट हुआ था वो लॉफुल था। वहां पे बाकी सब चीजों को जो है नेग्लेक्ट किया गया था। उनका जो जस्टिस फजल अली का ये जो ओपिनियन है वो बाद में जाके आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला के अंदर एक्सेप्ट किया गया था। इसका मेन इफेक्ट जो है हम मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में समझेंगे कि उसके बाद ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उस चीज को हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। जो कोई भी ये जजमेंट जजेस ने हमें यहाँ पे दिया है उनका मेन फोकस ये था कि हमारा जो इंडिया है वो कॉलोनियल रूल से आजाद हुआ है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए टू द वर्ड, कि जो वर्डिंग्स पार्लियामेंट ने मेंशन की है हम वो हर एक चीज को वर्ड टू वर्ड फॉलो करेंगे। उन्होंने ये भी बोला
that the detention was preventive in the interest of general public, and so it does not require to satisfy the test of reasonableness even if overlap the fundamental rights as provided in the Constitution of India. कि जहाँ पे अगर कोई भी एक बंदे का डिटेंशन जो है वो भले ही इलीगल हो, बट अगर वो जनरल पब्लिक के हद के लिए या उनके अच्छे के लिए अगर बनाया गया है, तो उस चीज को हम एक वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि हमें जनरल पब्लिक के ऊपर ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा. इन द फ्यूचर ये पर्टिकुलर केस जो है वो काफी क्रिटिसाइज हुआ था ऑन बेसिस ऑफ दिस कि उन्होंने यहाँ पे आर्टिकल 21 को काफी नैरो सेंस के अंदर जो है वो इंटरप्रेट किया था. ठीक है. So by this slide our lecture is effectively over. If you guys have any doubts regarding this lecture, then please drop a comment on this video. If you want to watch more videos like this, then please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. If you guys want to know certain descriptive answer of these videos, then please log on to our website judicialdream.com, and then you will find a lot of descriptive answers of such videos like this, followed up with the mock tests of MCQs, which will help you to prepare for your exams. Once again, I would like to thank you all and thank you very much. Have a good day.